आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त से हटे थे बैरिकेड्स। बैन लगाए आरएसएस के नेताओं से ना मिले। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले यूएससीआईआरएफ की मांग। किसी ने ईरान की मदद की तो देंगे ऐसी सजा। गुस्से से तिलमिलाई ट्रंप ने दी धमकी। तुर्की वहां क्या कर रहा है? सीरिया पर हमले से पहले मोसाद चीफ ने विदेश मंत्री से की बात। बांग्लादेश से जैसे 1971 में भागे थे पाकिस्तानी सेना को बलूचों ने दिया अल्टीमेटम। अमेरिका का कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार। ट्रंप के फैसले पर कमेंट देना भी मुनासिब नहीं समझा किम जोंग उन की बहन ने दिखाए तेवर। LIC खरीदेगी HDFC बैंक में बड़ी हिस्सेदारी, RBI ने दिखा दी हरी झंडी। काला हिरन मूवी, सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, प्रोड्यूसर अमित जानी ने एसपी में दी याचिका। और इंग्लैंड में दिखा अनोखा नजारा, 2 गेंदबाजों ने किया 5 विकेट हॉल लेने का कमाल। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया। डिप्लोमेटिक परिसर की सुरक्षा के लिए सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक बैरिकेड्स और कंक्रीट के बोलार्ड्स को हटाकर रास्ते को खाली कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उच्चायोग के बाहर बारे की तरह लगाया गया बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। अधिकारियों ने ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं। पहले इस डिप्लोमेटिक परिसर की सुरक्षा के कारण यहाँ घेरा बनाकर रखा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली एक अमेरिकी एडवाइजरी बॉडी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और अमेरिकी सरकार से कहा है कि वह संघ के नेताओं को मुलाकात ना करे और ना ही उनके साथ कोई हाई लेवल बैठकें करे। उनका ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस में भाग लेने के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले आया है। इससे पहले USCIRF ने भारत की आलोचना करते हुए RSS और रॉ जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जबकि भारत ने इसे खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वे ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा नया अभियान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश इस इस्लामिक देश की मदद करेगा या उसके साथ व्यापार करेगा उसे बहुत भारी सजा भुगतनी होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात यह है कि वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। इस्राइल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने सीरिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि यह बातचीत इजरायल की ओर से सीरियाई एयरबेस पर बमबारी करने से कुछ दिन पहले हुई थी। मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख रोमन गोफ्समैन और सीरियाई विदेश मंत्री असद अल सैबानी के बीच 14 अगस्त को हुई। यह बातचीत इजरायल और राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाले दमिश्क प्रशासन के बीच अब तक के सबसे उच्च स्तरीय संपर्कों में से एक है। मंगलवार को इजरायल की ओर से अबू अल दहर एयरबेस पर हमला करने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दमिश्क को वहां तुर्की सैनिकों की तैनाती की अनुमति देने वाला था। उन्होंने इजरायल की बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था कि ऐसी तैनाती इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी। बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता ने पाकिस्तानी सेनाओं को बलूचिस्तान से तत्काल बाहर जाने की चेतावनी दी है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सेना को बाहरी और हमलावर बताया है और कहा कि वह बंदूक के दम पर बलूचिस्तान के संसाधनों और खनिजों को लूट रही है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को 1971 के बांग्लादेश युद्ध की याद दिलाई और कहा कि उसे अपने हथियार और सैन्य उपकरण छोड़कर बलूचिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पर एक बयान शेयर किया है, जिसे रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से तैनात है और बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। अमेरिका का कर्ज इतिहास में पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। साल 2020 से इसमें $17 ट्रिलियन और 2008 से $30 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। केवल ब्याज चुकाने में ही रोज $3.8 अरब खर्च करने पड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसके नतीजे आने वाले दिनों में आम लोगों, कंपनियों और सरकार को भुगतने होंगे। देश में हर व्यक्ति पर $1,19,699 का कर्ज है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका पर लंबे समय से काफी कर्ज रहा है, लेकिन हाल के कुछ ट्रेड्स ने बजट और फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। हाल के वर्षों में कर्ज तेजी से बढ़ा है। ब्याज दरों और उधार लेने में बढ़ोतरी के कारण कर्ज पर ब्याज का भुगतान और बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि देश का कर्ज ऐसे समय में बढ़ रहा है जब इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उत्तर कोरिया के टकराव में अब तानाशाह किम जोंग उन की बहन उतरी है। उत्तर कोरिया की राजनीति में नंबर 2 का दर्जा रखने वाली किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले बड़े सैन्य अभ्यास को कम करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सैनिकों की संख्या अभ्यास की अवधि या गतिविधियों को कम कर देने से इन अभ्यासों का चरित्र नहीं बदलता। किम यो जोंग ने अमेरिका पर साफ संदेश दिया है कि इस कदम से दक्षिण कोरिया की उकसाने वाली और आक्रामक प्रकृति नहीं बदलती। उन्होंने ट्रंप के फैसले को इतना महत्व देने से भी इनकार किया है कि उस पर टिप्पणी की जाए। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर साल बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करते हैं। इस साल का प्रमुख अभ्यास उचली फ्रीडम शील्ड का था। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता रहा। लंबे समय तक तानाशाह के अधीन रहने वाले उत्तर कोरिया का आरोप है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इन सैन्य अभ्यासों के जरिए उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी करता है। वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया इससे अपनी सैन्य तैयारियों और संयुक्त रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला अभ्यास बताते हैं। देश की बड़ी बीमा कंपनी LIC और देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है और इसका असर आने वाले दिनों में दोनों के शेयरों पर दिखने मिल सकता है। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी मिल गया है। HDFC बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी गई है। HDFC बैंक की ओर से बीते कारोबारी दिन बुधवार को बाजार बंद होने के बाद नियामकीय फाइलिंग में ये जानकारी शेयर की गई है। बताया गया है कि LIC को बैंक में स्टेट बाइंग के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट की माने तो इस खरीद के जरिए LIC अपनी हिस्सेदारी को 9.99% तक बढ़ा सकती है। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपनी फिल्म काला हिरन द बैचलर फॉर लेगेसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। हाई कोर्ट ने फिल्म के टीजर और प्रमोशनल मटेरियल को हटाने को कहा था, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह विवाद फिल्म के टीजर में सलमान खान से कथित तौर पर मिलते जुलते किरदार और उनके जीवन से जुड़े संदर्भों को लेकर है। फिल्म मेकर ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पर्सनैलिटी राइट्स और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े अहम सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिल्म के मेकर्स को इसका टीजर और उससे जुड़े प्रमोशनल कंटेंट हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पहली नजर में माना कि यह मटेरियल से सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और इससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। क्रिकेट में 5 विकेट लेने के बाद गेंदबाजों को मैच की गेंद अपने पास रखने का मौका मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट के एक ही पारी में 2 गेंदबाज 5-5 विकेट चटका दे तो क्या होगा। इंग्लैंड के जोस टंग और ओली रिबिन्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन दोनों ने इस यादगार पल को बांटने का बेहद अनोखा तरीका खोज निकाला। पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के दोनों तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट चटके। टंग ने 46 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि चोट के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे रॉबिन्सन ने 51 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को 171 रन पर समेटते हुए 10 विकेट आपस में बांट लिए।